ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पवन वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन स्केयर में। तो हमने क्वेश्चन शुरू किया था इससे पिछली वीडियो में कि प्लेटो की एजुकेशन थ्योरी क्या थी। तो उसमें हमने ये जाना था कि प्लेटो एक कैसा स्टेट चाहते थे, वो एक आइडियल स्टेट चाहते थे, उसमें वो क्या क्या चीजें चाहते थे। साथ ही साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि प्लेटो जो एजुकेशन थ्योरी देना चाहते थे उसमें उनके एम क्या थे, उनके ऑब्जेक्टिव क्या थे। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि प्लेटो ने एजुकेशन थ्योरी कैसे दी, उनकी प्लेटो की जो एजुकेशन थ्योरी थी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी। लेकिन उनको जानने से पहले हमें ये जानना है कि जब उन्होंने थ्योरी दी होगी, जो उन्होंने एजुकेशन थ्योरी दी, तो उन्होंने उससे पहले जो वहां के स्टेट थे ग्रीस के, उनमें से दो मेन उन्होंने स्टेट चूज किए और उनकी उन्होंने स्टडी की कि वहां का एजुकेशन सिस्टम कैसा है। फिर उनके ऊपर उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि भाई इन दोनों की कंप्लीट नहीं है, इनमें कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए। फिर उन्होंने अपना नया एजुकेशन थ्योरी दिया। तो अब हम देखते हैं उन्होंने कैसे जो दो स्टेट का दिया था। तो प्लेटो स्कीम ऑफ एजुकेशन, जो उन्होंने एजुकेशन स्कीम दी थी, तो बिफोर प्रेजेंटेड हिज एजुकेशन थ्योरी प्लेटो स्टडीड द एजुकेशन सिस्टम प्रिवलेंट इन मेन सिटी स्टेट्स। तो अपनी एजुकेशन थ्योरी को देने से पहले जो वहां की दो सिटी स्टेट से वहां पे जो प्रिवेलेंट थी, वहां पे किस तरह से एजुकेशन सिस्टम चल रहा था, उसको उन्होंने पहले चेक किया कि भी वहां पे कैसे चल रहा था। तो उन्होंने दो स्टेट जो मेन देखे थे वो था एथेनियन, जिनके अंदर वो खुद रहते थे एथेन के अंदर, और दूसरा था स्पार्टा, जो एक पास ही का उनका बगल का जो था अथेन के पास ही में एक स्पार्टा नाम से और सिटी स्टेट था, उसकी इन्होंने इन दोनों की एजुकेशन सिस्टम को इन्होंने पहले स्टडी किया। तो देखते हैं एथेनियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन उन्होंने जो स्टडी किया वो उनको कैसा लगा। तो देखो भाई, एथेनियन वॉज अ मेजर सिटी स्टेट ऑफ ग्रीस, का एक बड़ा सिटी स्टेट था ये। एजुकेशन वॉज in private hands in the state of Athenian. The duty of the family was made that family should arrange education for his children and all the institutions were in the hand of private. तो सबसे पहले इन्होंने एथेनियन जो सिस्टम था उसको चेक किया। तो वहां पे जो एजुकेशन सिस्टम था उन्होंने देखा कि यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो सारा प्राइवेट हाथों में है। एक फैमिली की खुद की वहां पे ड्यूटी थी कि अपने बच्चों को वो एजुकेशन दिलवाए, यानी कि वहां पे कोई गवर्नमेंट का सिस्टम नहीं था। वहां पे इंडिविजुअलिज्म, यानी कि एक तरह से प्राइवेट के हाथों में था सब कुछ, कि प्राइवेट बंदा जैसा चाहे, फैमिली जैसा चाहे, उसकी जितनी औकात हो, जितनी हैसियत हो, वो अपने बच्चों को एजुकेशन दिलाए। तो यहाँ पे क्या कमी थी कि जब भाई सब कुछ प्राइवेट के हाथों में था, तो जो रिच पीपल थे वो तो इसकी प्रिविलेज उठाते थे, वो तो इस सिस्टम का बेनिफिट उठाते थे, अपने बच्चों को एजुकेशन दिलाते थे। लेकिन जो पुअर सेक्शन थे, जो पुअर पीपल थे, जो एक काफी बड़ा पार्ट था पुअर लोगों का, वो इससे वंचित रहते थे। वो इस एजुकेशन का फायदा नहीं उठा पाते थे क्योंकि उनके खुद के पैसे लगते थे, उनके पास इतना पैसा नहीं था। तो यहाँ का जो सिस्टम था ना एजुकेशन का, वो सारा सिस्टम कौन सा था? प्राइवेट सिस्टम था। और ये सिस्टम एक एक्सपेंसिव सिस्टम था जिसको एक गरीब फैमिली बियर नहीं कर सकती थी। साथ ही साथ जो यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम था ना, वो तीन भागों में बांटा हुआ था एथेन का। पहले एलिमेंट्री एजुकेशन मिलती थी जो 6 साल से 14 साल तक के बच्चे लेते थे। उसके बाद सेकेंडरी जो 14 से 18 साल तक के बच्चे लेते थे। और उसके बाद यहाँ पे मिलिट्री या सोशल शिक्षा देते थे जो 18 से 20 साल की चलती थी। तो यहाँ पे इसकी जो मेन उन्होंने कमी निकाली, वो क्या कमी निकाली थी कि भाई ये जो सारा सिस्टम है वो प्राइवेट हाथों में है, फैमिली के खुद के हाथों में है। तो जो गरीब लोग हैं वो कैसे पढ़ा पाएंगे बच्चों को? तो इसमें कुछ एक लोग ही बच्चों को पढ़ा पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज की जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, कोई एक अच्छा सिस्टम नहीं था एजुकेशन का कि वहां पे उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो उसकी। क्योंकि प्लेटो चाहते थे एक इंडिविजुअल का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, ऐसा एजुकेशन हो। तो ऐसा उन्होंने देखा कि एथेनियन का तो नहीं है। अब इन्होंने डिस्कस करा था स्पार्टा का, वो भी हम देख लेते हैं। देखो, तो इन्होंने साथ में ये बताया कि जो एथेनियन का जो सिस्टम है उससे यूथ का डेवलपमेंट नहीं हो सकता, यूथ एक अच्छे सिटीजन नहीं बन सकते इस एजुकेशन सिस्टम से। तो उसके बाद उन्होंने स्टडी की स्पार्टा सिस्टम की। तो वो देखो कि जो स्पार्टा का एजुकेशन सिस्टम था ये डिफरेंट था एथेनियन के स्पार्टा सिस्टम से, एथेनियन के स्टडी सिस्टम से, सॉरी। तो स्पार्टा सोशल एंड पॉलिटिकल सिचुएशन वाज वर्स देन एथेनियन। और एथेनियन की तो कुछ हद तक सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम तो वहां का ठीक था, यहां तो कहते उससे भी ज्यादा बेकार था। Here the state had control over education, लेकिन यहाँ पे एजुकेशन के ऊपर कंट्रोल
किसका था? स्टेट का था। ये कुछ हद तक बात प्लेटो को अच्छी भी लगी थी, क्योंकि वो चाहते थे कि एक ऐसा सिस्टम हो जहां पे गवर्नमेंट का रूल हो, जो हम आगे डिस्कस करेंगे कि उन्होंने क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स दी अपनी, और उन्होंने क्या क्या अपनी थ्योरी दी एजुकेशन की, जो हम आगे डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। That is the reason that the job of education was the state, यानी कि यहाँ पे सारा कुछ स्टेट के कंट्रोल में था, तो यहाँ पे जॉब देने की, जो एजुकेशन से रिलेटेड जो जॉब वगैरह देते थे, वो भी यहाँ पे किसकी गारंटी थी? स्टेट की। यहाँ पे जॉब प्रोवाइड भी कौन करवाएगा? स्टेट करवाएगा, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम किसके हाथ में था? स्टेट के हाथ में था। एथेनियन के अंदर कैसा था? प्राइवेट के हाथ में था, यहाँ पे स्टेट के हाथ में था। वॉर हैड अ स्पेशल रोल इन द पॉलिटिक्स ऑफ स्पार्टा, और स्पार्टा के अंदर वॉर जो था पॉलिटिक्स में, वो स्पेशल रोल रखता था। मैं आपको बता दूं कि स्पार्टा के एक तरह से ना लड़ाई में बहुत तेज थे लोग, क्योंकि यहाँ पे जो एजुकेशन दी जाती थी ना, वो मेन फोकस किया जाता था कि उनको मिलिट्री एजुकेशन दी जाए, उनको मिलिट्री में इतना मजबूत बनाया जाए कि कल को किसी भी साथ के जो स्टेट है उनके साथ लड़ाई हो तो ये जीत जाए। तो इसका जो वॉर वाला सिस्टम था वो यहाँ पे ज्यादा था, मिलिट्री एजुकेशन यहाँ पे ज्यादा दी जाती थी। आगे देखो, चिल्ड्रन वर हैंडेड ओवर द स्टेट एट द एज ऑफ 7, 7 साल के बच्चों को कहते गवर्नमेंट के हाथों में सौंप दिया जाता था। वो उनको अपने आप ट्रेनिंग देते, अपने आप एजुकेशन देते, और एजुकेशन देते किसकी थी? ज्यादा देते किसके थे? ज्यादा देते थे वो मिलिट्री बेस पे, उनको मिलिट्री ट्रेनिंग ज्यादा दी जाती थी। तो यहां पर भी ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होगा। द स्टेट यूज टू अरेंज एजुकेशन अकॉर्डिंग टू देयर मेरिट, अब स्टेट ही उनको उनकी जो गुण है, उस बच्चे की जो खासियत है, क्वालिटी है, उसके अकॉर्डिंग उनको एजुकेशन प्रोवाइड देते थे, उनके टैलेंट के अकॉर्डिंग, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये सिस्टम थोड़ा सा अच्छा भी लगा था, कुछ चीजें यहाँ पे अच्छी लगी थी, लेकिन इसकी कमी क्या लगी वो देखेंगे। बट द फॉर्म ऑफ एजुकेशन वॉज मेनली फोकस्ड ऑन मिलिट्री एजुकेशन, लेकिन ज्यादा जो वहां पे चल रही थी ना, वो मिलिट्री को ही वो ध्यान देते थे। तो इसी को फिर क्रिटिसाइज करा, लेकिन गर्ल्स एंड बॉयज वर गिवन इक्वल एजुकेशन, लेकिन इसकी ये बात अच्छी थी, यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज को इक्वल एजुकेशन मिलती थी, इक्वल राइट दिया गया था। ये चीज भी उनको प्लेटो को अच्छी लगी, लेकिन यहाँ पे प्लेटो ने इसका क्रिटिसाइज किया कि भाई ये जो सिस्टम है, किसका सिस्टम है? स्पार्टा का जो एजुकेशन सिस्टम है, या एजुकेशन जो थ्योरी है वहां की जो चल रही है, वो एक नेरो है, वो एक ब्रॉड कैटेगरी की नहीं कह सकते हम, क्योंकि उसके थ्रू एक सिटीजन की, एक इंडिविजुअल की ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो सकती। क्योंकि स्पार्टा के लोग सिर्फ ज्यादा जो फोकस करती है वहां की गवर्नमेंट, वो करती है मिलिट्री एजुकेशन को। तो उन्होंने इस सिस्टम को भी सही नहीं माना, और उन्होंने बोला कि इससे भी किसी एक सिटीजन का ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो सकता, बेनिफिट नहीं मिल सकता। लेकिन कुछ चीजें इनकी अच्छी भी लगी उनको, क्या कि एक तो स्टेट गवर्नमेंट कुछ संभाल रही थी, और क्या ताकि गरीब लोग भी पढ़ सकते हैं इसमें, और एक यहाँ पे जो गर्ल्स और बॉयज है उनको इक्वल सिस्टम का दर्जा मिला हुआ था। अब हम देखते हैं कि प्लेटो ने किस तरह का एक एजुकेशन का फ्रेमवर्क तैयार किया, यानी कि जो उन्होंने दिया कि उनका जो एजुकेशन थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कैसा एक ढांचा तैयार किया कि भी एजुकेशन जो सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए। तो वो देखो भाई, उन्होंने एजुकेशन जो सिस्टम था उसको 2 पार्ट में बांट दिया, एक एलिमेंट्री एजुकेशन जिसको प्राथमिक शिक्षा बोलेंगे, और दूसरा हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा, इस 2 पार्ट में बांट दिया। अब एलिमेंट्री एजुकेशन उन्होंने बोला कि ये सभी के लिए जरूरी है, एलिमेंट्री एजुकेशन सभी के लिए उन्होंने जरूरी किया, और उसमें इन्होंने मतलब 20 साल तक की उम्र तक को रखा एलिमेंट्री एजुकेशन में। अब 20 साल तक की उम्र तक में एलिमेंट्री एजुकेशन रखा, इसमें ध्यान रखना भी आपको कई बुक में देखने को मिल सकता है मोरल एजुकेशन बाद में, पहले म्यूजिक एजुकेशन वगैरह देखने को मिल सकता है, लेकिन हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि 20 साल तक की जो इन्होंने एलिमेंट्री एजुकेशन दी, उसमें इन्होंने देखा कि जो एक बच्चा है वो उसको मोरल एजुकेशन भी मिलनी चाहिए लाइफ के 5 साल तक, और साथ ही साथ उसे जिम्नास्टिक और म्यूजिक एजुकेशन भी मिलनी चाहिए, और उसे बाद में मिलिट्री एजुकेशन भी मिलनी चाहिए, यानी कि 18 से 20 मिलिट्री एजुकेशन, ये 2 साल तक उन्होंने फिक्स किया। अब इसमें मोरल एजुकेशन आपको पता है ये बहुत अच्छी चीज है, ये आज के टाइम में भी एक होना चाहिए सिस्टम कि मोरल एजुकेशन बच्चे को मिले, नैतिक शिक्षा बच्चे को मिले, उसे पता चले कि सही क्या है गलत क्या है, ताकि वो सोसाइटी में, उससे क्या होगा कि सोसाइटी के अंदर काफी हद तक क्राइम पे जो क्राइम होते हैं उनको रोका जा सकता है, उनको कम किया जा सकता है। उन्होंने जिम्नास्टिक और जो म्यूजिक एजुकेशन है ना, इसका जोड़ने का मतलब ये नहीं है कि जिम्नास्टिक एजुकेशन जोड़ दी तो इसका मतलब है कि डोले शोले बनाना सिखाए ना, उसका मतलब ये है कि उन्हें कसरत करना सिखाया जाए, साथ ही साथ उनको क्या बनाया जाए, एक वीर बनाया जाए, एक साहसी बनाया जाए, कि हर इंसान, हर सिटीजन थोड़ा साहसी भी होना चाहिए, बहादुर भी होना चाहिए, उसमें करेज होना चाहिए। सॉरी क्या हो गया, सॉरी।
तो भी आगे देखो, और म्यूजिक एजुकेशन देने का इनका मतलब क्या होता है कि म्यूजिक एजुकेशन वो इसलिए देना चाहते थे क्योंकि आपको पता है म्यूजिक है ना एक इंसान की भावनाओं से जुड़ा होता है। जब वो म्यूजिक सुनता है ना तो उसके अंदर कुछ नया संवेग आता है, वो कुछ मतलब मैं क्या बताऊं कि एक उसकी भावना से जुड़ा होता है। आपको पता है म्यूजिक होता है जो म्यूजिक उसे कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे मैं आपको अगर आपके सामने देशभक्ति गाना चलाऊं तो आपके गूजबम्स क्रिएट होंगे, आपको लगेगा कि यार हमें भी कुछ देश के लिए करना चाहिए। किस तरह से हमारे जो वीर है, जो देशभक्त लोग थे जिन्होंने जान गंवाकर हमारे देश को आजाद करवाया, तो इसीलिए उन्होंने बोला कि म्यूजिक एजुकेशन देना भी बहुत जरूरी है। वो एक बच्चे को और ज्यादा लिटरेरी बनने के लिए योग्य बनाएगी, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने दिया। साथ ही साथ उन्होंने म्यूजिक एजुकेशन पर सेंसरशिप भी लगाई कि कोई अश्लील म्यूजिक एजुकेशन नहीं होना चाहिए। उस पे गवर्नमेंट क्या करे, सेंसरशिप लगाए कि ऐसे म्यूजिक नहीं होना चाहिए जो अश्लील हो, जिससे अश्लीलता फैले। तो ये बहुत मैं मानता हूं कि काफी हद तक ठीक था। और 18 से 20 में इन्होंने मिलिट्री एजुकेशन दिया। उसके बाद में इनकी एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग हायर एजुकेशन आता है। हायर एजुकेशन में इन्होंने क्या दिया कि 20 से 30 साल का बंदा जो यहाँ पे मिलिट्री एजुकेशन तक अगर मान लो एग्जाम कंडक्ट करवाया, उन्होंने बोला कि यहां तक एग्जाम होना चाहिए। उस एग्जाम में अगर जो पास हो गया, यानी कि पास हो गया तो उसका मतलब उसका इंटरेस्ट है आगे पढ़ने को, तो उसको आगे एजुकेशन दी जाए। अदरवाइज यहाँ मिलिट्री तक दे दी जाए, वो मिलिट्री वगैरह या जो उसे व्यापारी वगैरह यहां तक एजुकेशन देके वो बना दिया जाए। अब आगे 20 से जो 10-30 साल तक की जो एजुकेशन है, 10 साल तक की जो एजुकेशन है 20 से 30, उसमें उसे मैथमेटिक्स की नॉलेज दी जाए और साथ ही साथ उसे म्यूजिक और एस्ट्रोलॉजी के बारे में ज्यादा एजुकेशन दिया जाए। और उसके बाद फिर यहाँ पे एग्जाम करवाए और फिर कहते जो आगे इसमें पास हो जाए, उत्तीर्ण हो जाए, उसमें क्लियर हो जाए, वो आगे आके 30 से 35 साल की एजुकेशन करेगा, जिसमें वो एक क्या बन जाएगा, फिलोसफर बन जाएगा। तो उन्होंने यहाँ पे जो मिलिट्री एजुकेशन के बाद में रखी मैथमेटिक्स की एजुकेशन, साथ ही साथ एस्ट्रोलॉजी की, और साथ ही साथ उसे फिलोसफर बनाने की। यानी कि उन्होंने बताया कि अगर कोई किसी स्टेट का फिलोसफर बनना है ना तो वो 30 से 35 साल की इस एजुकेशन में पास होने के बाद बने, ताकि उसका वहां का जो रूलर बने, वो अगर रूलर बनना है तो वो कैसा रूलर हो, वो एक फिलोसफर रूलर हो, उसको फिलोसफी की नॉलेज हो, साथ ही साथ उसकी एलिमेंट्री एजुकेशन वगैरह सब कुछ अच्छे से कंप्लीट किया हो, तो एक अच्छा रूलर बन सके। यहां तक दिया। उसके बाद उन्होंने बोला 35 से 50 तक जब वो रूलर बन जाए तो उसके बाद वो रूलर बन के एक तरह से प्रैक्टिकल एजुकेशन, अभी तक उन्होंने उसने क्या एक तरह से किताबों में पढ़ा, एक तरह से जो कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्चुअल एजुकेशन उसने प्राप्त करी थी बंदे ने। अब वो 35 से 50 यानी कि 15 साल तक वो कौन सी नॉलेज प्राप्त करेगा, प्रैक्टिकल नॉलेज प्राप्त करेगा रूलर बन के। तो इस तरह से इन्होंने एक एजुकेशन सिस्टम को बांटा 50 साल तक में, ठीक है। आई होप ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम जानते हैं कि जो इन्होंने ये एजुकेशन सिस्टम दिया, जो थ्योरी दी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, उसकी क्या खासियत थी, क्या उसके गुण थे, वो हम जानते हैं। तो देखो सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन ऑफ द स्टेट की, सबसे पहली तो इन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एजुकेशन की वो स्टेट की कि भाई एक गवर्नमेंट की जो स्टेट है ना, जो स्टेट है यानी कि गवर्नमेंट है, उसका होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम, वो संभाले कि जो पीपल है, जो सिटीजन है, उनको एजुकेशन मिले। एक इंडिविजुअल की नहीं होनी चाहिए, एक फैमिली की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फैमिली की होगी, इंडिविजुअल होगी, तो कहते हैं कि जो गरीब लोग है ना वो एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पाएंगे, वो अनएजुकेटेड रह जाएंगे। लेकिन उनका था कि हर बंदे को एजुकेशन मिले, तो इसलिए इन्होंने किसके हाथों में सौंपी, गवर्नमेंट के एजुकेशन यानी कि स्टेट के हाथों में, कि वो ही उसकी की जिम्मेदारी होगी, ठीक है भाई। आगे है प्रिपरेशन ऑफ द फिलोसफर किंग, और वो चाहते थे कि जो राजा बने ना, किंग बने, वो एक फिलोसफर बने, जो मैंने आपको बता ही दिया कि 35 साल तक जो पास हो जाए, यहां तक की एजुकेशन जो प्राप्त कर ले, वो राजा बने, ताकि उसको किंग बनेगा, वो रूलर बनेगा, तो उसको हर चीज की नॉलेज होगी, वो एक विवेकशील भी होगा, वो साहसी भी होगा, वो एक नॉलेजेबल बंदा भी होगा। तो इस तरह का कहते हैं एक रूलर बने। तो वो चाहते थे कि रूलर भी कैसा बने, एक फिलोसफर बने, एजुकेटेड बने, जिसमें हर गुण हो, सारे भी गुण हो, मिलिट्री वाले गुण भी हो और विवेक वगैरह भी हो। आगे देखो उन्होंने क्या किया, स्ट्रेस ऑन मेंटल एंड फिजिकल एजुकेशन। भाई एक इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये थी कि इन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम में किसी एक पे ध्यान नहीं दिया कि एक मेंटल एजुकेशन दी जानी चाहिए या फिजिकल एजुकेशन पे अकेला सिर्फ स्ट्रेस नहीं दिया, इन्होंने मेंटल और फिजिकल दोनों तरीके से स्ट्रेस डाला कि एजुकेशन दोनों तरीके से होनी चाहिए। मेंटली भी इंसान को क्या करे, नॉलेजेबल बनाए, और साथ ही साथ हेल्थ पर भी उन्होंने ध्यान दिया कि एक हेल्थ भी बंदे की फिट होनी चाहिए, क्योंकि हमने पीछे वीडियो में डिस्कस किया था कि एक स्वस्थ माइंड में निवास, एक स्वस्थ बॉडी में एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो उन्होंने इस बेस को ध्यान मानते हुए दोनों चीजों पे ध्यान दिया। कौन से, मेंटल और फिजिकल दोनों पे। ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली। अभी आ गया वो चौथी पे,
मोर स्ट्रेस ऑन मैथमेटिक्स। इन्होंने इनकी एजुकेशन सिस्टम की, ये हम एक तरह से वीकनेस भी मानेंगे, ये इनकी कमी भी मानेंगे, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये उनकी खासियत भी है कि उन्होंने मैथमेटिक्स पे ज्यादा जोर डाला। वो कहते हैं कि जो एक फिलोसफर बने ना, वो ऐसा फिलोसफर बने जिसको मैथ की नॉलेज हो, यानी कि जो एक मैथमेटिक्स में मतलब इंटेलिजेंट हो, निपुण इंसान हो ना, वो फिलोसफर बने, जो हर चीज को हल कर सके, हर प्रॉब्लम को सोल्व कर सके। तो इन्होंने अपनी एजुकेशन में मैथमेटिक्स को काफी बढ़ावा दिया। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो, इक्वल एजुकेशन फॉर वोमेन एंड मैन। सबसे बड़ी मैं मानता हूं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो यही थी कि इन्होंने इक्वली ध्यान दिया दोनों पर, कि एजुकेशन मिले ना वो एक मेन और वोमेन दोनों को इक्वल मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेन को मिले। उस टाइम भी, ये उस टाइम भी यानी कि आज से बहुत साल पहले ये बात रखना बहुत बड़ी बात थी अपने आप में, क्योंकि उस टाइम ज्यादातर जो कंट्रीज थे ना, वहां पे वोमेन के साथ आपको पता है अत्याचार होते थे, उनपे उनको इतना ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी। उस टाइम इन्होंने ये बात रखी कि जो स्टडी, जो एजुकेशन है, उसमें जो रिप्रेजेंटेशन है, जो वो इक्वल हिस्सा मिलना चाहिए दोनों को, कि वोमेन को भी मिले और किसको, मैन को भी मिले। ये बहुत अच्छी बात थी, बहुत ही बढ़िया। प्लेटोस आइडिया दैट इक्वल एजुकेशन इज मैंडेटरी फॉर मैन एंड वोमेन, क्योंकि इक्वल कहते हैं हम एजुकेशन देंगे ना, तो वोमेन ना तो फिजिकली वीक रहेगी, क्योंकि यहाँ पे देखो फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह वो करेगी, मिलिट्री एजुकेशन तक प्राप्त होगी, तो वो फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और मेंटली भी। और अगर एक औरत फिजिकल और मेंटली कहते स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, तो ओवरऑल हमें जो सोसाइटी का डेवलपमेंट करना वो अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि औरतें हमारी पिछड़ी नहीं रहेगी। ये बहुत अच्छी चीज बोली उन्होंने, ये बहुत अच्छा है, मैं मानता हूं सिद्धांत दिया। आगे देखो, 2 लेवल एजुकेशन सिस्टम। भाई एक इन्होंने एजुकेशन सिस्टम को 2 लेवल में बांट दिया, एक एलिमेंट्री एजुकेशन, एक हायर एजुकेशन। ये इनकी अहम बात थी कि उन्होंने बोला कि एलिमेंट्री एजुकेशन रहेगी जो 20 साल तक, उसमें अगर कोई पास हो जाता है तो वो आगे क्या करेगा, अदरवाइज वो उसी के अकॉर्डिंग अपना काम वगैरह कर लेगा, जैसे मिलिट्री में जाएगा या व्यापारी वगैरह बनेगा, उसी के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। तो इन्होंने 2 पार्ट में एजुकेशन को बांटा, एलिमेंट्री एजुकेशन और हायर एजुकेशन। जो एलिमेंट्री एजुकेशन थी, जिसको प्राथमिक शिक्षा बोलते हैं, वो इन्होंने बोला ये सभी के लिए जरूरी है, सभी के लिए मैंडेटरी है। आगे देखो, प्रिपरेशन ऑफ गुड सिटीजन। तो इन्होंने क्या किया, द स्पेशलिटी ऑफ प्लेटोस एजुकेशन सिस्टम इज दैट ही वांटेड टू क्रिएट अ गुड सिटीजन through the good education system. His ideal state is based on the ideal citizen. तो इन्होंने, प्लेटो ने क्या कहा, प्लेटो ने कहा कि उनकी जो स्पेशलिटी थी ना एजुकेशन की, वो ये चाहते थे कि एक अच्छा सिटीजन बने, इसीलिए उनको एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान दिया। और वो चाहते थे कि एक अगर आइडियल स्टेट मुझे क्रिएट करना है ना, तो एक आइडियल स्टेट एक आइडियल सिटीजन से होगा। अगर एक सिटीजन वहां पे रहने वाला आइडियल हुआ, अच्छा नागरिक हुआ, उसे हर चीज की नॉलेज हुई, तो वो जो स्टेट है, जो हम चाहते हैं आइडियल स्टेट बनाना, वो स्टेट भी आइडियल बन जाएगा। क्योंकि वहां के जो बंदे होते हैं, वहां की जो सोसाइटी होती है, वही तो उस स्टेट को आइडियल बनाते हैं। जैसे वहां के लोग होंगे वैसी वहां की स्टेट होएगा। तो इसीलिए इन्होंने ये सोचा। और लास्ट था, एजुकेशन इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। और इनकी सबसे बड़ी ये जो खास बात थी कि इन्होंने एजुकेशन को बहुत अहम पार्ट माना लाइफ का, कि इसमें करीब 35 साल तो सीधा, और उसके बाद 35 से 50 जो रूलर बन के वो संभालेगा, 15 साल तक वो अपनी सेवा देगा, प्रैक्टिकली वो जानेगा कि अभी समाज में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या कुछ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये एक लगभग उन्होंने 50 साल लाइफ का जो आधा भाग होता है वो एजुकेशन में ही इन्होंने दिया। तो इनके ये थे कुछ अहम चीजें, यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी प्लेटो की एजुकेशन थ्योरी की, वो ये थी। आई होप आपको सारी वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, एक एक चीज, फिर भी कोई चीज में कमी रह गई हो, कोई भी टॉपिक ऐसा लगे कि समझ में नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।